हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 2 का चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमें मुगल एम्पायर के बारे में बहुत डिटेल्ड में बताया गया है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड थोड़ा आसान भी है ये चैप्टर, बिकॉज आप कह सकते हो बच्चों को मुश्किल लगता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये चैप्टर आसान है। क्यों? क्योंकि मुगल्स के बारे में हमने छोटे होते से लेकर अब तक बहुत बार सुना है। इतनी सारी मूवीज़ बनी हैं मुगल लीडर्स के ऊपर, एम्परर्स के ऊपर, और साथ ही साथ इतने सारे मोन्यूमेंट्स हैं हम वहाँ विजिट करते हैं जो मुगल्स ने बनवाए हैं, एंड वी नो अ लॉट अबाउट देम। ठीक है, तो इन दिस हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किंग मतलब वी ऑल नो, एंड क्रॉनिकल्स मतलब होता है बुक्स दैट आर रिटन इन प्रेज ऑफ किंग्स। यू कैन से दैट ऐसी किताब है वो जिसमें जो किंग अपने लिए लिखवाता है कि आगे चल के हम लोग जैसे अब उन किताबों को पढ़ के जो उस समय में किंग करते थे, किस तरीके से उनका दिन होता था, क्या क्या उन्होंने वॉर्स लड़े, उन सब चीज़ों के बारे में हम उन बुक्स को, या फिर आप क्रॉनिकल्स कह सकते हो, उनको पढ़कर वी गेट टू नो अबाउट देम एंड द पीरियड इन विच दे रूल्ड। वो सब हमें क्रॉनिकल्स पढ़ के पता चल जाता है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, एंड आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। सेकेंडली, इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। सो इफ़ यू हैव हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट गिवन है ऑफ क्लास 12th। पॉलिटिकल की भी वीडियोस आप जाके नीचे से देख सकते हो, तो सभी वीडियोस गिवन है। हिस्ट्री की भी सभी चैप्टर्स की। बच्चे कई बार पूछते हैं ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, सब चैप्टर्स हैं, आप जाओ और उसमें से जाके पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, तो क्लास 12th की हिस्ट्री के और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाले हुए हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है C_सहानी, यहाँ लिखा भी हुआ है, लिख दूंगी अभी, SII_SAHNI सहानी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी गिवन है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो। और हाईलाइट सेक्शन में बहुत क्लियरली मेंटेन्ड है 12th हिस्ट्री, 11th हिस्ट्री, 12th पॉलिटिकल, 11th पॉलिटिकल, इको, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी नोट्स। हाईलाइट सेक्शन खोलोगे और तुम्हें सभी नोट्स मिल जाएंगे एंड यू कैन डू योर वर्क। एंड अभी मैंने हिंदी के नोट्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। जैसे जो बच्चे हिंदी है उनके पास में हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे जो है, तो वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड बाकी सब्जेक्ट्स के हिस्ट्री के नोट्स भी और हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो चलो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ग्रे बॉक्स, जिसमें हमें सोर्सेज पता चलते हैं हमारे चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। सो जल्दी से अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पहला आपका जो ग्रे बॉक्स है उसमें हमें बताया गया है दैट जो मुगल रूलर्स थे, ठीक है, दे यूज टू कॉल देमसेल्फ, दैट उनको भगवान ने भेजा है इस धरती पे रूल करने के लिए। भगवान ने या अल्लाह से, वी कैन से डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन वर्ड यूज हो गया कि उनको डिवाइन ने भेजा है धरती पे रूल करने के लिए। सभी मुगल एम्परर्स ये कहते थे। तो हमें पहले ये बता दिया दैट उनके जो रूल करने का सबसे बड़ा उनका मोटिव क्या था, वो क्या कहते थे कि हमें डिवाइन ने विल है, डिवाइन की, भगवान चाहते हैं कि हम आके रूल करें। और जितने भी मुगल एम्परर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े किंगडम्स पे रूल करा है, बहुत पॉपुलस किंगडम पे रूल करा है उन्होंने। लेकिन मुगल जितने भी एम्परर्स थे उन्होंने काफ़ी बड़े किंगडम पे और बहुत ही पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े किंगडम्स को उन्होंने संभाला है और बहुत ही लंबा इन्होंने रूल करा है का। ठीक है, अब इनका जो मिशन था, इनका जो मैसेजेस हो गए, ये क्या क्या करते थे, उसको फैलाने के लिए, अपना परचम फैलाने के लिए आप कह सकते हो, अपने एजेंडास को फैलाने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला, दैट वाज राइटिंग डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। यानी कि ये डायनेस्टीज में चले। हम सबको पता है पहले बाबर आए, फिर उनके बेटे आए हुमायूं, फिर आए अकबर, फिर आए हमारे, जैसे हमारी डायनेस्टीज इनकी चलती रही। ठीक है, तो इन सब डायनेस्टीज के बारे में इन्होंने लिखा। ऐसा नहीं, अब जैसे बाबर किंग बने तो उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी, उसको मेंशन करा, फिर अकबर ने भी सब कुछ मेंशन करा, जहांगीर ने भी सब मेंशन करा, सब लिखते रहते थे। अब वो लिखते क्यों थे? जिससे कि आगे की पीढ़ियों को उनके बारे में पता चल सके। तो इस चैप्टर का मेन सोर्स क्या हो गया? जो राइटिंग्स, यानी कि जो क्रॉनिकल्स हमारे पास है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द हमारी दिस चैप्टर। ठीक है, अब जो हमारा
जितने भी राइटर्स होते थे वो हर एक रीजन में, जैसे किंगडम है, किंगडम तो बहुत बड़ा होता है, वो अलग अलग रीजन्स पे रूल करते हैं, हर एक रीजन के बारे में उन्होंने लिखा है, किस तरीके से रूल करते थे वो लोग, सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, अब अगर मॉडर्न हिस्टोरियंस के हिसाब से देखें हम, तो इस जेनर ऑफ टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा है कि ये जो लंबी चौड़े टेक्स्ट इन्होंने अपने बारे में लिखवाए थे, क्या क्या करते थे, ये कैसे रूल करते थे, किसके ऊपर रूल करा, कब रूल करा, इस सबको शॉर्ट वर्ड क्या दिया है मॉडर्न हिस्टोरियंस ने, क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब नाउ व्हाट डज द क्रॉनिकल्स इंक्लूड, ये 2 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। साथ ही के साथ पूरे चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती रहूंगी, तो आपको ध्यान रखना है इनको। एंड लेट्स स्टडी। तो क्रॉनिकल्स क्या होता है, इट इंक्लूड्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल इंस्टीट्यूशंस। मुगल इंस्टीट्यूशन मतलब कि मुगल के किस तरीके से मुगल एम्पायर चलता था, कोर्ट्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, टैक्स कैसे कलेक्ट होता था, कब कौन सी वॉर लड़ी गई, सब कुछ, फैमिली के ऊपर भी, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन द हमारा क्रॉनिकल्स। एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मतलब कि फैक्ट्स के द्वारा सब कुछ बता रखा है। सेकेंड क्या हो गया, टेक्स्ट एंड आइडियाज दैट कन्वे मीनिंग हाउ मुगल इम्पोज देयर डोमेन। फिर उन्होंने वो टेक्स्ट भी में ये भी मेंशन करा है कि अब मुगल एम्पायर बहुत समय तक चला, बहुत अच्छे से रूल करते थे ये राजा। ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि वो क्या तरीके यूज करते थे अपनी डोमेन को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि अपना रूल, अपना दबदबा रखने के लिए, वो क्या डोमिनेट करने के लिए वो क्या आइडियाज इस्तेमाल करते थे, वो सब कुछ आर मेंशन इन द क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो विद दिस आपका ग्रे पोर्शन खत्म हो गया, हमें पता चल गया, इसमें हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, द मुगल एंड देयर एम्पायर। ठीक है, तो अब सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुगल पढ़ रहे हैं, आज मुगल का रियल मीनिंग जान लेते हैं। मुगल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मंगोल। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है ये, मंगोल से। ठीक है, द नेम इज ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर हमारी बुक में मेंशन है कि हम लोग जितने भी है ना मुगल, देखा है नाम से ही लग रहा है ग्रैंडियोर, कोई बहुत ही ऊंचे ओहदे का नाम लगता है, मुगल रूलर्स हम कहते हैं, बट ये जो नाम है हम लोगों ने दिया है। जितने भी मुगल किंग्स थे, यानी कि बाबर हो गया, हमारे हुमायूं हो गए, ये लोग खुद को मुगल नहीं कहते थे, दे यूज टू एसोसिएट देम, वो अपने आप को एसोसिएट करते थे विद द तिमुरिद। तिमुरिद कौन थे, वो एक टर्किश रूलर थे एंड उन्हीं के डिसेंडेंट थे हमारे बाबर, एंड बाबर के बाद उनके जितने भी बच्चे हो गए। तो ये लोग खुद को मुगल नहीं कहते थे, दे यूज टू कॉल देमसेल्फ डिसेंडेंट्स ऑफ द तिमुरिड्स। ठीक है, तो मुगल नाम हम लोगों ने दिया है, खुद को वो लोग क्या कहते थे, हमारे जो मुगल रूलर्स थे बाबर हो गए, वो खुद को क्या कहते थे, यहाँ मैंने लिखा है रूलर यूज्ड अनदर नेम तिमुरिड्स। ठीक है, अब तिमुरिड्स कौन है, दे आर द डिसेंडेंट ऑफ टर्किश रूलर तिमुरिड्स ऑन पेरेंटल साइड, यानी कि जो बाबर हैं वो अपने पिताजी की तरफ से तिमुरिद डायनेस्टी को आप एक तरीके से कह सकते हो बिलोंग करते थे, एंड वो खुद को तिमुरिड्स कहते थे। तो आज हमें नई बात क्या पता चली है, दैट अगर हम अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स देखें तो हमारे जो बाबर थे वो टर्किश थे, एंड आई वाज वेरी ग्लैड टू नो दैट बिकॉज आई लव टर्किश पीपल एंड आई लव टर्किश कल्चर एंड ऑल। तो टुडे ऑल्सो मुझे भी अभी पता चला कि आप लोगों को अभी पता चला, आई मीन टू से दैट, कि जो हमारे मुगल्स थे एक्चुअली में, हमें आगे भी पता चलेगा, बाबर की मदर टंग भी टर्किश थी, दे वर टर्किश। ठीक है, बुक में हमें फर्स्ट टाइम बाबर का नाम बताया गया है कि बाबर जो थे वो हमारे फर्स्ट मुगल रूलर थे एंड ही वॉज रिलेटेड टू गेंगिस खान फ्रॉम मदर्स साइड, यानी कि गेंगिस खान जो थे वो उनकी मदर के रिलेशन से उनसे रिलेट करते थे, एंड जो बाबर थे वो हमारे पहले मुगल रूलर थे। ठीक है, ही स्पोक टर्किश, जो बाबर थे वो टर्किश बोलते थे, जैसे मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया है, एंड जो बाबर थे वो मंगोल्स को कहते थे बारबेरियन हर्ड्स, या फिर आप कह सकते हो बारबेरियन होड्स। बारबेरियन होड्स होते हैं बहुत ही सैवेज टाइप के, आप कह सकते हो रूलर्स हो गए, जैसे जो बहुत ही गंदे तरीके से रूल करते हैं, अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करते हैं और वो दिखने में भी बहुत भयानक होते हैं। मंगोल्स को हमें पता है, मंगोल जो हमारा रूल था, एम्पायर था मंगोल, तो बाबर खुद मंगोल्स को क्या कहते थे, बारबेरियन हॉर्ड्स। बारबेरियन हॉर्ड्स गूगल क्रोम पे आप सर्च करोगे तो ये दिखेगा, सैवेज टाइप से जो लोग रूल करते थे उनको बारबेरियन हॉर्ड्स कहते हैं। तो अगर एग्जाम में लिखने को आया कि बारबुर जो है हमारे, वो क्या कहते थे हमारे मंगोल्स को, तो ही यूज्ड टू कॉल देम बारबेरियन हॉर्ड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आई टोल्ड यू दैट जो मुगल नेम है वो हम लोगों ने दिया है मुगल्स को, वो खुद को क्या कहते थे, डिसेंडेंट्स ऑफ तिमुरिड्स। तो किसने दिया था, 16th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियंस थे उन्होंने, जो अब इंडिया में रूल करने लगे बाबर आके, तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने रखा था नाम मुगल।
ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट यूरोपियंस यूज्ड मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स। क्यों? क्योंकि बाबर तो इंडिया में आके रूल कर रहा था, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया उनका? मुगल्स। ठीक है, अब हमें बुक में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रखी है दैट रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत फेमस बुक है जंगल बुक। हमें पता है जंगल जंगल बात चलिए वाला वो मोगली वाला जो सॉन्ग है उसी की जो बुक है, तो उसमें जो मोगली जो मेन कैरेक्टर है हमारा, वो जो मोगली है उसका नाम भी मुगल पे ही रखा हुआ है। मोगली कौन था? हमारा जो यंग हीरो था ना, उसका नाम डिराइव उन्होंने मुगल से ही कर रखा है। तो दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी जंगल किंग, उसका जो मोगली कैरेक्टर है उसका नाम किससे डिराइव करा है? मुगल से। और मुगल नाम दिया किसने था? यूरोपियंस ने दिया था हमारे इंडियन रूलर्स को, जैसे कि बाबर को। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हमारा जो मुगल एम्पायर है वो कार्व आउट हुआ था। तो हमारा सबसे शुरुआत में जैसे ही ये आए तो इन्होंने अलायंसेस बनाने शुरू कर दिए विद द लोकल किंगडम्स। जैसे ही मुगल्स आए हैं यहाँ पे हमारे, तो उन्होंने लोकल किंगडम्स के साथ अलायंसेस बनाए एंड तब रूल करा। तो अब यहाँ आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, फाउंडर ऑफ द एम्पायर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? हम सबको पता है बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है हमारा? जियारुद्दीन बाबर। जियारुद्दीन बाबर। अब हमें इसमें बाबर की हिस्ट्री के बारे में भी बता रखा है कि जो बाबर है ना वो सेंट्रल एशियन होमलैंड है, उस वहां से उज़्बेक्स ने उनको भगा दिया था। उज़्बेक्स कौन होते हैं? उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जो यूएसएसआर का पार्ट थी। तो उज़्बेकिस्तान में, उस जमाने में तो नहीं होगी, तो उज़्बेकिस्तान के अंदर जगह थी हमारी फरगाना लिखी गिवन है। तो फरगाना के अंदर रहते होते थे बाबर, और वहां पे जो उज़्बेक्स थे, उज़्बेक्स किंग जो थे, उन्होंने बाबर को धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, जब उन्होंने वहां से निकाला तो बाबर गए और ही हैड रूलिंग कैपेबिलिटीज, और कुछ युद्ध हुआ होगा, वो हमारी बुक में नहीं गिवन है, वॉर हुए होंगे। देन फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करा इन काबुल। काबुल कहाँ है? वी ऑल नो अफगानिस्तान में है काबुल। कब करा? 1526 के अंदर इन्होंने काबुल में अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया बाबर ने, जब उन्हें उज़्बेक्स ने बाहर निकाल दिया था अपने किंगडम में से। एंड उसके बाद उनको टेरिटरी बढ़ानी पड़ी अपनी, यानी कि क्लैन के लिए। क्लैन मतलब हम सबको पता है, हम पबजी खेलते हैं, क्लैन हम सबको पता है। तो बाबर ने अपने क्लैन के लिए टेरिटरी बनानी थी। अब अफगानिस्तान के तो बहुत पास में था उस समय पे, इंडिया काबुल के पास में था, तो वो अपनी टेरिटरीज फैला के इंडिया के अंदर वो आ गए। एंड वी नो द फेमस बैटल जो बाबर ने लड़ी थी। ठीक है, अब जैसे ही वो इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर आए तो हमें ये पूछा गया कि वो इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर क्यों आना चाहते थे। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ द बाबर टू कम इनटू द इंडियन कॉन्टिनेंट? किस लिए? मेन रीजन यही था, फॉर मोर टेरिटरीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द क्लैन। अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए, और जो रिसोर्सेज हैं, कितना रिच था हमारा इंडिया। ठीक है, तो अपनी रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, अपना किंगडम बढ़ाने के लिए बाबर इंडिया के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट फाउंडर ऑफ द एम्पायर कौन था? हमारा जियारुद्दीन बाबर। अब आ जाते हैं इनके सक्सेसर के ऊपर। पूरी इसमें हम मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, कब कौन आया। तो बाबर का टाइम पीरियड कितना हो गया? 1526 में ये इन्होंने काबुल में आए एंड देन ही एंटर्ड इंडिया। ठीक है, अब सक्सेसर ऑफ बाबर, सक्सेसर मतलब उनके बाद कौन आए? तो उनके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं आए थे। इनका टाइम पीरियड रूलिंग क्या क्या है? 1530 टू 1540 एंड देन 1556 टू 1605। बीच में गैप है। अब वो गैप क्यों है? वी विल स्टडी। ठीक है, बाबर हमारा जो हुमायूं थे, उनके टाइम पे उन्होंने मुगल किंग एम्पायर को काफ़ी फ्रंटियर्स तक फैलाया, यानी कि उन्होंने बैटल्स लड़ी और आगे आगे तक। किंग क्या करते थे? लड़ते थे, उसका हिस्सा, उसके हिस्से में अपना राज्य जमा लिया, फिर एक और लड़ाई लड़ी, फिर वो एरिया भी अपने अंडर में ले लिया। यही काम होता था राजाओं का। तो हुमायूं के टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपैंड करा था एम्पायर, बट वो हार गए थे फ्रॉम द शेर शाह सूरी ऑफ अफगानिस्तान के शेर शाह सूरी से वो हार गए थे। एंड जब वो हारे थे तो उनको भागना भी पड़ा था, भाग गए थे वो, उन्होंने रेफ्यूजी सीक करना पड़ा एंड साफाविद रूलर ऑफ ईरान के जो साफाविद रूलर्स थे वहां जाके उन्होंने रेफ्यूजी सीक करा। और यही वो गैप है हमारा जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया कि पहले वो 1530 से 1540 में रूल करा, फिर 1556 से 1605 में उन्होंने रूल करा। तो बाबर की जब हुमायूं की जब लड़ाई हुई हमारी शेर शाह सूरी से, तो वो हार गए और उन्होंने रेफ्यूजी सीक करा साफाविद रूलर्स ऑफ ईरान के साथ। और ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। उन्होंने रेफ्यूजी सीक करा, उसके बाद 1555 में वो दोबारा आए, शेर शाह सूरी से लड़े, उनको हरा दिया और अपना जो मुगल एम्पायर था उन्होंने फिर से रिकैप्चर कर लिया और शेर शाह सूरी बाद में मर गए। तो यहाँ हमने देखा है 1530 से 1540 तक वो रहे
फिर 1555 में उन्होंने लड़ाई करी और 56 में दोबारा मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। तो विद दिस 2 हमने पढ़ लिया मुगल किंग्स, कौन कौन से, बाबर और हुमायूं। नेक्स्ट अब आ जाओ सबसे फेमस मुगल किंग जलालुद्दीन अकबर। तो उनके बारे में तो हम सबको पता है, एक बार और पढ़ते हैं इनके बारे में। तो इनका रूलिंग पीरियड क्या है, 1565 to 1605। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि दीदी हमें ये लर्न करने हैं, तो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ इनको लर्न कर लो। एक बार लिख लोगे तुम चारों का इकट्ठा, बाबर का, हुमायूं का और अकबर का, तो लर्न कर ही लो, बहुत आसान है, लर्न हो जाएगा 2-3 बार पढ़ोगे तो, ठीक है। ही इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल एम्पायर। अकबर को सबसे अच्छा मुगल किंग कहा जाता है। एंड इनके टाइम पे जो एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा सहमा हुआ था, आप कह सकते हो सबसे अच्छे तरीके से अकबर के टाइम पे चलता था। सबसे ज़्यादा जो एक्सपैंडेशंस हुई यानी कि टेरिटरी गेन करी वो भी अकबर के टाइम पे ही हुई। एंड सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे रिचेस्ट टाइम था जब अकबर हमारे मुगल किंग थे। उन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स को भी कैप्चर कर लिया था। हिंदू कुश माउंटेन्स क्या है, वही अफगानिस्तान में जो रीजन है उसी को हम हिंदू कुश माउंटेन्स रेफर करते हैं। तो इन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स तक अपना रूल कर लिया था। और जब उज़्बेक्स और इंडिया के अंदर आने वाले थे उसको भी रोका। चेक लिखा है आपकी बुक में, चेक्ड एक्सपेंशन ऑफ उज़्बेक्स ऑफ तुर्कान। तो उन्होंने तुर्कान के जो उज़्बेक्स थे उनको भी इंडिया में नहीं आने दिया और ना ही उन्होंने साफाविद्स ऑफ ईरान को इंडिया के अंदर आने दिया। वही साफाविद जिनके पास इनके फादर हुमायूं रेफ्यूजी सीख करने गए थे, जब वो इंडिया के अंदर आने लगे होंगे तो अकबर ने ना ही उन्हें आने दिया और ना ही उनको उज़्बेक्स ऑफ तुर्कान को, ठीक है। अब ये उज़्बेक्स तुर्कान क्या है, उज़्बेक्स उज़्बेकिस्तान हो गया और तुर्कान क्या है, तुर्कमेनिस्तान। तो ये सब कंट्रीज के बारे में अभी हमें नहीं पता है, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है तो तुम्हें पता होगा ये सब यूएसएसआर की कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टडी। अकबर का हमने पढ़ लिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिच किंगडम बना दिया था इन्होंने, और इन्होंने हिंदू कुश को भी गैदर कर लिया था, और सेकेंडली इन्होंने 2 हमलों से बचाया भी था। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। अब इनके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको बहुत ही छोटी सी फॉर्म में बता रखा है कि इनके बाद आए जहांगीर 1605 to 27, फिर आए शाहजहां 1628 to 58, फिर आए औरंगजेब 1658 to 1707। तो ये वो समय था जिस समय पे हमारा मुगल एम्पायर बिल्कुल पीक पे था। उसके बाद हमारी औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो काफ़ी कम टाइप आप कह सकते हो गया था। उसका ऑरा ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं हुआ था, बट फिर भी जो उसकी मशहूरी थी आप कह सकते हो एक तरीके से, जो उसका रुतबा था वो कम हो गया था और रीजनल किंगडम्स डेवलप होने लग गए थे। लेट्स स्टडी इन द बुकिश लैंग्वेज। तो 16 और 17 सेंचुरी के अंदर मुगल्स ने अपना इंपीरियल इंस्टीट्यूशन बना लिया था। क्या बना लिया था, इंपीरियल इंस्टीट्यूशन। इंपीरियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कि इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा एक सेटअप बना लिया था। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव था, यानी कि क्लर्क्स वगैरह हो गए, और फिर टैक्सेशन पॉलिसीज निकाल रखी थी जो टैक्स कलेक्ट करते थे। ज़मींदारी सिस्टम इन लोगों ने कर रखा था, लैंड टैक्सेस लगा रखे थे, और जितनी भी पावर थी, जो ज़्यादा ताकत होती थी वो मेनली रहती थी मुगल कोर्ट के अंदर। एंड बहुत ही ज़्यादा क्या रीज़न था हमारा मुगल एम्पायर का इतने लॉन्ग समय तक रूल करने का, तो वो रीज़न था दैट इनकी मिलिट्री पावर बहुत अच्छी थी एंड दे यूज्ड टू एकोमोडेट एवरी ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि इंडिया तो कल्चर्स का पहाड़ है, इतने सारे हमारे कल्चर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उन सबको जो मुगल्स हैं उनको समझते थे, आप कह सकते हो। ये कहा गया हमारी बुक के अंदर कि उन्होंने हर एक ट्रेडिशन को एकोमोडेट कर लिया था, ये अगर आप इजी लैंग्वेज में बोलो तो, ठीक है। आफ्टर 1707 यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद, वही मैंने तुम्हें बता दिया, जो पावर थी वो फॉल डाउन होने लगी, यानी कि उनका रुतबा कम होने लग गया। दिल्ली, आगरा और लाहौर जो समय पे पहले बाबर, हुमायूं और अकबर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जगहें होती थी मुगल रूल की, अब वहाँ से उनके हाथ से पावर खिंचती चली जा रही थी और रीजनल किंग्स वहाँ पे रीजनल पावर एस्टैब्लिश होने लगे, कि दिल्ली के रीजनल किंग आने लग गए थे, मतलब रीजनल पावर्स आने लग गई थी। लाहौर में भी इनकी जो पकड़ थी वो कम होने लग गई थी। और 1857 के अंदर बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग है, या आप कह सकते हो, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिशर जब आए उन्होंने लास्ट जो मुगल किंग थे बहादुर शाह जफर, उनको भी हटा दिया एंड विद दैट मुगल एम्पायर जड़ से ख़त्म हो गया। तो विद दिस हमारा फर्स्ट टॉपिक फुल कंप्लीट हो गया है, मुगल्स एंड देयर एम्पायर। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सक्सेसेस पढ़े, बाबर कैसे आया, फिर कौन आए, हुमायूं, फिर अकबर,
फिर हमारे बाकी हमने सब पढ़ लिया है, होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सेकंड चीज, द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स, दैट किस तरीके से अपनी क्रॉनिकल्स लिखते थे। इसमें मेनली हमें इनकी मेन लैंग्वेज बताई गई है कि कौन सा रूलर कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करता था और ये लोग मेनली कौन सी लैंग्वेजेस को बोलते थे और किन लैंग्वेजेस में जो हमारी सारे के सारे क्रॉनिकल्स हैं वो लिखे गए हैं। सो लेट्स स्टडी द टॉपिक नंबर 2। स्टार्ट करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। इसमें मेनली हमें क्रॉनिकल्स के लैंग्वेज के बारे में बता रखा है, दैट किस लैंग्वेज में हमारी क्रॉनिकल्स लिखी गई थी। ठीक है, तो क्रॉनिकल्स की मेन सोर्स क्या थी, कोर्ट, जो मुगल कोर्ट था और पूरा मुगल एम्पायर में जो भी चलता था, दैट वाज द सोर्सेज ऑफ द क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स जो था वो इनलाइटन करता था ऑफ द अम्ब्रेला किंगडम्स, यानी कि मुगल एम्पायर में जितने भी नीचे किंगडम्स को उन्होंने हथिया रखा था, जिन पे उनका कब्जा था, जो उनके अंडर में आते थे, उस सब के बारे में क्रॉनिकल्स में लिखा गया। एंड देयर वाज रिटन रेजिस्टेंस डिस्टाइंड टू फॉल, यानी कि जो कोई भी मुगल एम्पायर के खिलाफ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा। ये चीज़ क्रॉनिकल्स में बहुत अच्छे से बता रखी थी। अब और क्या क्रॉनिकल्स में मेंशन होता था, ऑफ द फैमिली, कोर्ट, जितने भी नोबल वॉर्स उन्होंने लड़े, और अबाउट द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मतलब जैसे कि अभी हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा वर्क करती है, तो उस समय में मोनार्की में भी गवर्नमेंट तो वर्क करती है, जो काम तो चलता है, तो सारा का सारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में क्रॉनिकल्स में मेंशन होता है। अब कुछ टाइटल्स हैं हमारे क्रॉनिकल्स के, जैसे कि अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में बता रखा है, शाहजहांनामा और अलमगरनामा, यानी कि जिसमें 3 किंग्स के बारे में बता रखा है, अकबर एंड उनके 2 सक्सेसर्स के बारे में जिसमें बता रखा है। तो लेट्स स्टडी द टॉपिक 2.1 फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, यानी कि पहले जो बाबर थे उनकी मदर टंग टर्किश थी, वो पोएम्स लिखते थे टर्किश में, बट जब अकबर आए तो उन्होंने पर्शियन को प्रमोट करा। ये इस टॉपिक में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो वही है जो तो कोर्ट क्रॉनिकल्स थी वो पर्शियन में लिखी जाती थी, जितने भी मुगल कोर्ट की क्रॉनिकल्स थी वो पर्शियन में लिखे जाने लगी। और जब सुल्तान्स ऑफ दिल्ली थे, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत थी, तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी कोर्ट की और जो लिटरेचर था, जब बुक्स लिखी जाती थी उस टाइम पे, तो वो नदर्न लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, यानी कि कौन सी होगी नदर्न लैंग्वेज, हिंदावी और जितनी भी रीजनल लैंग्वेज थी। तो जो सुल्तान्स ऑफ दिल्ली थे वो पर्शियन और टर्किश यूज़ नहीं करते थे, दे यूज्ड हिंदावी एंड द लोकल लैंग्वेजेस। बट जो मुगल्स थे वो खुद को क्या कहते थे, शगती टर्क्स। मुगल्स का ओरिजिन क्या है, अगर एग्जाम में लिखने को है व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द मुगल्स, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स के 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं चैप्टर के बीच बीच में बताती रहती हूँ। 20 नंबर के आपके आने थे पिछले साल तो आए थे 1 वर्ड, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 1 वर्ड पे आपको ध्यान देना है। तो मुगल का ओरिजिन क्या है, चगाती टर्क्स, यानी देवर टर्किश थे वो लोग। अब जो बाबर थे वो पोएम्स लिखते थे टर्किश में और बाबर की मदर टंग क्या थी, टर्किश थी। बट जब अकबर आए तो उन्होंने पर्शियन को प्रमोट करना शुरू कर दिया, पर्शियन लैंग्वेज को। अब क्यों करा उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट शुरू, बिकॉज उनके पास सेंट्रल एशियन ट्रैवलर्स आते थे, फॉरेनर्स आते थे सेंट्रल एशिया से और ईरान से उनके पास घूमने, और वो लोग पर्शिया बोलते थे, पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे। तो वहाँ से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ लैंग्वेज में और धीरे धीरे अकबर के टाइम में जो रॉयल फैमिली थी वो भी पर्शियन बोलने लगी। तो लेट्स स्टडी कौन कौन बोलता था। प्रेस्टीज की बात थी पर्शियन बोलना, एम्पायर में जितने भी प्रेस्टीजियस लोग थे वो पर्शियन बोलते थे, जैसे कि रॉयल किंग हो गया, फैमिली मेंबर्स हो गए, एलाइट्स यानी अमीर जो लोग थे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क्स थे यानी कि जो काम करते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, वो लोग पर्शियन लैंग्वेज बोलने लग गए थे। अब जो लोकल पॉपुलेशन थी, आम जनता जो थी, वो लोग पर्शियन नहीं बोलते थे। क्यों? बिकॉज वी आर इंडियन, हम इंडिया के लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे। बट फिर भी लोकल लैंग्वेजेस के साथ में जो पर्शियन ईडियम्स होते थे यानी कि पर्शियन मुहावरे होते थे, उनका यूजेज होना स्टार्ट हो गया था। तो सब लोग जो लोकल लैंग्वेजेस के साथ साथ हमने पता चला कि मराठी, राजस्थानी और तमिल टेक्स्ट के अंदर हमें पर्शियन मुहावरे मिले, तो फिर हमें समझ में आया कि ये उन लोगों से सीखे होंगे। ठीक है, सो विद दिस हमने पर्शियन भी पढ़ लिया, टर्किश भी पढ़ लिया। फिर एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई हमारी उर्दू, पर्शियन और हिंदावी के मिक्सचर से निकली हमारी उर्दू। एंड यहीं पे मैंने इतना ही लिखा हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि उर्दू से क्या हुआ, फिर उर्दू बोलनी स्टार्ट करी गई। एंड जितने भी हमारी क्रॉनिकल्स हैं, यानी कि जैसे ये हो गई अकबरनामा हो गई, शाहजहांनामा हो गई, एन अकबरी हो गई, ये कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई विल रब द बोर्ड और फिर लिखूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू द फर्दर टॉपिक। फिर टॉपिक 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। टोल्ड यू दैट उर्दू स्प्रैंग्ड फ्रॉम, यानी उर्दू निकली थी विद द मिक्सचर ऑफ हिंदावी एंड पर्शियन। और जो अकबरनामा है, जो अकबर की जो बुक है, वो लिखी गई है पर्शियन के अंदर। और जितने भी बाबर के मेमोइर्स यानी कि जो बाबर के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, वो टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट की गई।
एंड जो महाभारत और रामायण है, जो संस्कृत टेक्स्ट है, उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया एंड पर्शियन में महाभारत को कहा जाता है राजम नामा, ठीक है, दैट इज नोन एज द बुक ऑफ वॉर्स। तो दिस टॉपिक 2.1 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 2.2 में आते हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इन दिस वी विल नो दैट किस तरीके से ये जो बुक्स थी, क्रॉनिकल्स थी, ये लिखी जाती थी। तो बहुत ही फेमस सी जगह होती थी मुगल एम्पायर के अंदर किताब खाना। वैसे किताब खाना मतलब लाइब्रेरी होता है, बट लाइब्रेरी में तो सिर्फ बुक डिस्प्ले की जाती है, बट जो मुगल किताब खाना था वहाँ पे बुक्स बनती भी थी, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनती थी। एक आर्टिस्ट होते थे जो ड्राइंग्स करते थे, कुछ पेपर मेकर्स होते थे, फिर जो राइटर्स होते थे, एट द सेम टाइम बुक बाइंडर्स होते थे। तो उन सबकी पूरी टीम होती थी और वो मिल के सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाते थे न्यू, और जो ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो किताब खाने में रखी जाती थी। लेट्स स्टडी। तो ऑल वर हैंड रिटन, जितने भी अकबरनामा हो गए, बाबरनामा हो गए, जितने भी ये सब थे, बादशाह नामा, ये सब हमारे हैंड रिटन होते थे। और इनका सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? इंपीरियल किताब खाना। कहाँ पे प्रोड्यूस होती थी ये? इंपीरियल किताब खाने के अंदर। और इंपीरियल किताब खाने में न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोड्यूस होती थी और ओल्ड वाली वो वहाँ पे रख देते थे। तो कौन कौन होता था हमारे किताब खाने में? पेपर मेकर्स होते थे, फोलियोज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फोलियोज एक टाइप का पेपर ही होता है, तो सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। स्क्राइब्स होते थे यानी जो लिखते थे। कैलीग्राफिस्ट होते थे जो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा करते थे। ग्लाइडर्स होते थे जो टेक्स्ट के जो पेजेस होते थे उसे इल्यूमिनेट करते थे। जैसे हमारे अब एप्स होते हैं, क्लियर स्कैनर, कैम स्कैनर, जो पेज की जो क्वालिटी होती है उसे एनहांस करता है, वैसे ही ग्लाइडर्स होते थे। और कैलीग्राफिस्ट होते थे, टेक्स्ट कॉपी करने वाले लोग होते थे। और पेंटर्स होते थे जो बुक्स के जो पेपर्स होते थे उसके साथ में पिक्चर्स को बनाया करते थे। लास्ट होते थे हमारे बुक बाइंडर्स, जो सारे के सारे फोलियोज मतलब जो पेपर होता है उनको गैदर करते थे, उनको बहुत अच्छे से बाइंड करते थे और एलाबोरेट सा कवर बनाते थे। ठीक है, जो फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उसको बहुत प्रेशियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इट हैज़ वेरी इंटेलेक्चुअल वेल्थ, उस बहुत ही मान्यता दी जाती थी उसको। और वो पावर ऑफ पैट्रॉन शो करता था, यानी कि वो जो किंग है जिसने वो बनवाई है और जिन्होंने जो राइटर्स हैं उनकी जो पावर है उसको शो करता था। अब जो कैलीग्राफिस्ट होते थे और राइटर्स और पेंटर्स होते थे उन्हें हाई सोशल स्टैंडर्ड दिया जाता था, यानी कि उनको बहुत पूछ होती थी उनकी। कैलीग्राफिस्ट हमें पता है, और राइटर्स और पेंटर्स को तो उनको अवार्ड्स भी दिए जाते थे कोर्ट के अंदर। बट एट द सेम टाइम जो बुक बाइंडर्स थे और पेपर मेकर्स थे उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। वो एनोनिमस है, यानी वो अननोन है, हमें नहीं पता कौन थे बुक बाइंडर्स और हमारे पेपर मेकर्स। बट जो कैलीग्राफिस्ट है, राइटर्स हैं, उनके बारे में हम सबको पता है एंड उनको अवार्ड्स भी मिलते थे। ठीक है, अब जो कैलीग्राफी होती थी उसको बहुत ही ग्रेट आर्ट बोला गया है। कैलीग्राफी क्या है? लिखने के तरीका। जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं और जो अकबर थे उनको एक कैलीग्राफी बहुत पसंद थी जिसका नाम था नस्तलिक। ठीक है, अब कैसी थी ये कैलीग्राफी? ये फ्लूइड स्टाइल की थी, यानी कि बीच में बिना ब्रेक्स के लिखने वाली थी। एंड विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लगे होते थे इस कैलीग्राफी के अंदर। एंड ये किससे लिखी जाती थी? ये कलम से लिखी जाती थी। दैट इज अ ट्रिम्ड पेन ऑफ टिप ऑफ 10 mm। तो ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर की कौन सी फेवरेट कैलीग्राफी थी, कौन से पेन से वो लिखी जाती थी। वो कलम से लिखी जाती थी, विच इज डिप्ड इन अ स्याही, दैट इज अ कार्बन इंक। तो दिस टॉपिक 2.2 द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया किस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट बनी। अब हमें पढ़ना है द पेंटेड इमेजेस। दैट मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर तो पेंटिंग्स भी होती थी, छोटी छोटी साइड में, बड़ी भी होती थी। तो हाउ दे वर पेंटेड एंड उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस भी होते थे। लेट्स रीड। ओके, टॉपिक 3 का नाम है द पेंटेड इमेज। इसमें टेक्स्ट भी होती थी, इमेज भी होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, ये हमें बताया है। एंड हमारी इमेजेस क्यों बनाई जाती थी? टू गिव द विजुअल एक्सप्रेशन। और ये लेफ्ट साइड में जो पेज है उसका एक ब्लैंक स्पॉट छोड़ दिया जाता था जहाँ पे जो पेंटर है वो पेंट करता था इमेज को। विजुअल एक्सप्रेशन मतलब दैट व्हेन यू रीड द बुक और जब तुम उसको पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड फोटो बनाई जाती थी, जिससे हम विजुअलाइज कर ले कि कैसे वहाँ पे सब कुछ चलता था। ठीक है, तो आर्टिस्ट और जो पेंटर्स थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट पे माउंट करते थे अपनी पेंटिंग्स को, यानी कि पहले पूरा टेक्स्ट लिखा जाता था, उसके बाद वो उस पर पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग्स ब्यूटी एनहांस करती थी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, और वो स्पेशल पावर दिखाती थी और आइडियाज़ जो थे उनको कम्युनिकेट करती थी। वी ऑल नो दैट बिना पेंटिंग वाली बुक को हमारा ही पढ़ने का मन नहीं करता है। तो वैसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी जो पेंटिंग्स होती थी वो उसको और इलाबोरेट बना देती थी। अबुल फैजल जो थे एक बहुत फेमस राइटर है जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, आगे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वो पेंटिंग को कहते थे मैजिकल आर्ट एंड ही सेड दैट जैसे ही हम पेंटिंग बना देते हैं तो वो बुक ऐसी लगने लगती है दैट इट पोजेस लाइफ, यानी कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट हो गई है।
ठीक है। अब प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स इन द स्क्रिप्ट, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर जब पेंटिंग बनाते थे सारे पेंटर्स, तो इट वाज अ कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर, उसके ऊपर बहुत बहस होती थी। अब कौन बहस करते थे, क्यों पेंटिंग बनाने पे क्या हो रहा है, तो जो रूलर्स होते थे और उल्लामा कौन होते हैं, जो मुस्लिम आप कह रहे हो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं जो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करते हैं, उल्लामा, वो कहते थे कि मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर पेंटिंग नहीं बनानी चाहिए, पेंटिंग करना, इंसान की पेंटिंग करना, ह्यूमंस की, गलत चीज़ है। उल्लामा ये कहते थे, और वो कहते थे कि जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसमें पेंटिंग्स नहीं डालनी चाहिए। अब उलामा ऐसा क्यों कहते थे, बिकॉज उलामा ऑर्थोडॉक्स थे और वो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करते थे। एंड कुरान में लिखा गया है, और प्रॉफिट मोहम्मद का भी एक इंसिडेंट है जिसका नाम है हदीस, उसके हिसाब से कि फॉरबिडन है इन कुरान एंड प्रॉफिट मोहम्मद का जो वो इंसिडेंस है कि कोई भी जो इंसान है वो ह्यूमन की फिगर नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि हमें किसने बनाया, हमें गॉड ने बनाया है। गॉड हैज़ द पावर टू क्रिएट अस, हमें गॉड ने बनाया, वही हमें बना सकते हैं। जो पेंटर है, एक आम इंसान, वो क्यों किसी ह्यूमन की फिगर बना रहा है, ये चीज़ कहते थे हमारे उलेमा, और ऐसा कुरान में भी एनश्राइन किया गया है। तो इसलिए उलेमा कहते थे कि तुम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर जो ह्यूमन फिगर्स है पेंटर्स को नहीं बनानी चाहिए, एंड दैट वॉज द कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दैट प्रॉफिट मोहम्मद का एक इंसिडेंट बता रखा है जिसमें उन्होंने फॉरबिडन करा था ह्यूमन फिगर्स को पेंट करने से, बिकॉज ह्यूमन को गॉड ने बनाया है एंड ही ओनली हैव द पावर टू क्रिएट ह्यूमन। ठीक है, अब ये जो रूल था ये टाइम के साथ साथ चेंज हो गया, ट्रेडिशंस चेंज होने लग गए, रूलर्स अपने हिसाब से जो ट्रेडिशंस थे उसके अंदर चेंजेस लाने लग गए। तो मुस्लिम जो रूलर्स थे वो बहुत कॉमन था उनमें आर्टिस्ट को बुलाना पेंटिंग करने के लिए, वो पेंटिंग में अपनी ही पेंटिंग बनाते थे, अपने कोर्ट की पेंटिंग बनवाते थे, तो कॉमन हो गया था अब ये चीज़। जो उलामा का बहस होती थी वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, एंड इट वॉज कॉमन टू कॉल पेंटर्स फॉर द पेंटिंग ऑफ इमेजेस। साफाविद किंग जो थे हमारे ईरान के, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को पैट्रोनेज दी, यानी कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रखा था और वो अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाते रहते थे। एट द सेम टाइम एक बहुत हमारा फेमस साफाविद किंग के पेंटर के बारे में बता रखा है, बेजहद। ठीक है, और ये साफाविद कोर्ट के बारे फोटोज़ बनाते थे और उसको स्प्रेड करते थे, नाम क्या है, बेजहद। अब जो ईरान आर्टिस्ट थे, ईरान से पेंटर्स को बुलाया जाता था मुगल कोर्ट के अंदर, कुछ अपने आप आते थे और कुछ को बुलाते थे हमारे मुगल रूलर्स जो फेमस होते थे। दो बहुत फेमस हमारे पेंटर्स के बारे में बता रखा है, मीर सैयद अली और अब्दुस सहमद, जिसको हुमायूं अपने साथ लेकर आए थे, एंड उन्होंने उनसे अपनी पेंटिंग्स बनाई। और बाकी पेंटर्स भी आते थे अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज़ एंड पैट्रोनेज, जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही होती थी और पैट्रोनेज मिल रही होती अच्छी, वो आके वहाँ पर आते थे, बिकॉज बहुत कॉमन था क्रॉनिकल्स का डेवलप होना इन द मुगल एम्पायर, आते थे और वो पेंटर बन जाते थे। तो विद दिस टॉपिक 3 भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक 4 पढ़ना है अकबरनामा एंड द बाबरनामा, कि वो किसने लिखी है, कितनी बुक्स है, उसमें कितने पेजेस हैं। वी विल डिस्कस ऑल इन दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 4। ओके, तो अकबरनामा और बाबरनामा सबसे फेमस क्रॉनिकल्स है। ये 150 फुल और डबल पेजेस हैं इनके अंदर, और इसमें बैटल्स के बारे में बताया गया है, सीज के बारे में बताया गया, हंट, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और कोर्ट्स के बारे में इसमें बता रखा है। अब अकबरनामा किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय अबू फैजल एंड ही ग्रू अप इन मुगल कैपिटल आगरा। ये आगरा में पैदा हुए थे, वहीं बड़े हुए थे। और जो अकबरनामा है उसको अरेबिक में भी ट्रांसलेट किया गया, पर्शियन में, ग्रीक में और सूफिज्म में, और हर कोई उसको रीड करता था। बट इट वॉज अपोज टू द व्यू ऑफ द उलेमा, वही जो भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, उलेमा अकबरनामा को भी अपोज करती थी क्योंकि उसमें फ़ोटोज़ बनी हुई थी। बट फिर भी जो अकबर थे उनका मेजर जो उनका एजेंडा था वो क्या था कि उनको ऑर्थोडॉक्सी से पूरी कंट्री को फ्री करना था, यानी कि ये जो उलेमा जो स्ट्रिक्ट शरिया अकॉर्डिंग रूल करते थे और ये सब बातों को कहते थे, उन्हें इस चीज़ों से सबको फ्री करना था। इसलिए वो अपने अकबरनामा के अंदर फ़ोटोज़ प्रिंट करवाते रहते थे। ठीक है, बिगनिंग कब हुई, यानी शुरुआत कब हुई अकबरनामा के लिखने की? 1589 में अबू फैजल ने शुरू कर दिया था काम लिखने का, और 13 ईयर्स तक वो चला काम। और उन्होंने क्या क्या लिखा उसमें एक्चुअल रिकॉर्ड करे, जो एक्चुअली में उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ओरल रिकॉर्ड जो उन्होंने सुना, एंड एट द सेम टाइम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से देखे उन्होंने अकबरनामा में सब कुछ मेंशन करा। अकबरनामा 3 बुक्स में डिवाइडेड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। फर्स्ट 2 क्रॉनिकल्स जो थी वो है, जो फर्स्ट 2 बुक्स है वो क्रॉनिकल्स हैं, यानी कि वो रिटन मैटर है, और जो थर्ड बुक है वो है एन ए अकबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें अलग से पूरा टॉपिक है एन ए अकबरी के ऊपर। जो फर्स्ट 2 बुक्स है
उनके बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट बुक है उसमें हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के बारे में बता रखा है, यानी कि जो एडम और ईव की स्टोरी है वहाँ से लेके अकबर के आप कह सकते हो बर्थ तक वो बता रखा है। 30 ईयर्स का इंसिडेंट। जो सेकंड है उसमें 46 ईयर्स का जो रूल है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। और यहीं पे बुक में बता रखा है दैट 1601 के अंदर हमारा जो सेकंड बुक है वो ख़त्म हो गई थी एंड उसके नेक्स्ट ईयर ही कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं प्रिंस सलीम जो अकबर के बेटे थे, और वो अबू फैजल को जो राइटर थे अकबरनामा के उनको मरवा देते हैं थ्रू हिज फ्रेंड बीर सिंह बुंदेला। तो कॉन्स्पिरेसी क्यों की गई ये नहीं बताया गया है, बस जो अबू फैजल थे अकबरनामा के राइटर उनको 1601 के नेक्स्ट ईयर में आपके बुक में लिखा गया है उनको मरवा देता है प्रिंस सलीम थ्रू हिज फ्रेंड बीर सिंह बुंदेला। तो उनके मर्डरर कौन थे अबू फैजल के? बीर सिंह बुंदेला। ठीक है, अब एन अकबरी की बात करते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। तो वो जो मुग़ल एम्पायर है उसमें वो पीरियड लिखा गया है मुग़ल एम्पायर का जिसमें मुग़ल के साथ सारे पॉपुलेशन ग्रुप ऐड हो गए थे, जैसे कि जैनास, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। अकबर को तो सभी पसंद करते थे, वी ऑल नो दैट। तो जिस टाइम पे ये सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई थी वो पीरियड एन अकबरी में मेंशन किया गया है। दिस इज़ व्हाट इज रिटन इन द बुक। तो यहाँ पे अकबरनामा हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड बुक के बारे में पढ़ेंगे। सो फार वी हैव स्टडीड दैट एन अकबरी जो बुक थी उसके अंदर सारी पॉपुलेशंस के बारे में मेंशन करा गया था एंड जो एन अकबरी के राइटर थे अबुल फैजल उनकी डेथ हो गई थी 1601 के अंदर। अब हमें पढ़ना है व्हाट वाज द राइटिंग स्टाइल ऑफ अबुल फैजल। वो एक बहुत ही फेमस राइटर थे एंड उनका जो राइटिंग स्टाइल था दैट वाज वेरी ऑर्नेट स्टाइल, मतलब होता है बहुत ही बढ़िया स्टाइल था उनका, बहुत ही रिच लैंग्वेज में वो लिखते थे। ही गेव इम्पोर्टेंट टू डिक्शन मतलब होता है जो लैंग्वेज होती है टेक्स्ट की, जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं एंड उनका जो रिदम फॉलो करते थे वो अपने टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि वो जो टेक्स्ट होते थे वो लाउडली बोले जाते थे कोर्ट के अंदर, तो एक रिदम में होते थे, स्टाइल होता था उनके अंदर। और जो उनका स्टाइल था वो कौन सा था? इंडो पर्शियन स्टाइल। काफ़ी सारे जो राइटर्स थे दे वांटेड टू राइट लाइक अबुल फैजल, ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर एंड उनका कॉपी करते थे स्टाइल काफ़ी सारे राइटर्स। अब प्यूपिल ऑफ अबुल फैजल थे जिनका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, उन्होंने दूसरी बुक लिखी जिसका नाम है बादशाहनामा। जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, अकबरनामा अबुल फैजल ने लिख ली, बादशाहनामा लिखी अब्दुल हामिद लाहौरी। इनको पेट नेम इनका था, लाहौरी कहा जाता है इनको एंड ही वाज द ऑथर ऑफ द बुक बादशाहनामा। तो वन वर्ड में हमें दोनों पता है बादशाहनामा किसने लिखी और अब्दुल नामा किसने लिखी, और अगर आगे एन अकबरी किसने लिखी तो वो भी हमें पता है। ठीक है, अकबरनामा का भी। सो शाहजहां जो थे उन्होंने बुलाया अब्दुल फैजल लाहौरी को बिकॉज उन्होंने पढ़ा उनके बारे में कि उनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से लिखते हैं। अब्दुल फैजल तो अब मर चुके थे, तो उन्होंने कमीशन करा, यानी उन्होंने बुलाया लाहौरी को अपने किंगडम में और उन्होंने कहा कि जो हमारा पूरा रेन था, जो शुरुआत से लेके एंड तक का, उसकी हिस्ट्री आपको लिखनी है। तो बादशाह ने हमारा कहा उनको कि ऑफिशियल हिस्ट्री आपको लिखनी है, और जो बादशाहनामा नाम रखा गया उसका, बुक का नाम क्या रखा गया? बादशाहनामा। उसमें 3 वॉल्यूम्स हैं, यानी 3 बुक्स हैं जिनको कहा जाता है 3 दफ्तर्स, जो 10 लूनर ईयर्स ईच के बारे में बताती हैं, यानी कि जो 10-10 साल के पीरियड में बताती हैं। जो फर्स्ट 2 बुक हैं दे वर रिवाइज्ड बाय द वजीर ऑफ शाहजहां सदुल खान, यानी कि जो फर्स्ट 2 बुक्स हैं उनमें कब से कब तक का पीरियड मेंशन है? 1627 से 1647 का, यानी कि 20 साल का पीरियड इसमें मेंशन हैगा। और ये जो बुक थी, फर्स्ट 2 बुक्स थी, इनको रिवाइज करा, आई डोंट नो क्यों रिवाइज करा, उनके जो शाहजहां के जो वजीर थे जिनका नाम था सदुल्ला खान। अब ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए अगर आ गया कि किसने बादशाहनामा के फर्स्ट 2 बुक्स को रिवाइज करा था, तो वी विल राइट वजीर ऑफ शाहजहां सदुल्ला खान। क्यों करा था रिवाइज हमें ये नहीं पता है। जो 3rd बुक थी वो अब्दुल हामिद लाहौरी खुद नहीं लिख पाए, क्यों? क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। तो जो 3rd बुक थी उसका राइटिंग प्रोसेस करा उनके जो वारिस थे उन्होंने। तो विद दिस हमारा बादशाहनामा भी कंप्लीट हो गया। लिखी किसने थी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अकबरनामा लिखी थी अबुल फैजल ने। बुक्स के बारे में हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुए, यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ गए, तो उन्होंने इंडिया के सिस्टम को समझने के लिए इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड स्टडिंग इट, जिससे उन्हें समझ में आ पाए कि किस तरीके से इंडियंस के ऊपर रूल करेंगे, क्योंकि मुगल्स ने भी तो हमारे पे रूल ये करा था। तो दे स्टार्टेड स्टडिंग इट। अब उनकी लैंग्वेज और जो बुक की लैंग्वेज थी उसमें बहुत डिफरेंट था, तो उन्होंने उन बुक्स को ट्रांसलेट करना भी शुरू कर दिया एंड उन्होंने मेनली
जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, जो फंड करते थे हमारे सर विलियम जोन्स 1784 में, उन्होंने ये काम शुरू करवा दिया ऑफ एडिटिंग, रिवाइजिंग एंड ट्रांसलेटिंग ऑफ ऑल द बुक्स एंड ऑल द नामाज या फिर क्रॉनिकल्स आप कह सकते हो। तो कहाँ से शुरुआत हुई हमारे क्रॉनिकल्स के ट्रांसलेशन की, उनके रिविजन की, उनके एडिटिंग की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और फंड मतलब क्या कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी है, सब कुछ खर्चा पानी चलना है उनका, तो वो कौन देते थे? सर विलियम जोन्स 1784 के अंदर। एडिटिंग हुई हमारे अकबरनामा की, बादशाहनामा की, एन अकबरी की, प्रिंटिंग हुई, ट्रांसलेट हुआ, और बाकी जितनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, खाली यही थोड़ी थी, और भी बहुत थी, उनका इन्होंने ट्रांसलेशन करवाना शुरू करवा दिया था। ठीक है, अब एडिटेड वर्जन ऑफ अकबरनामा और बादशाहनामा हमारी एशियाटिक सोसाइटी ने ही करा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो कि अकबरनामा और बादशाहनामा का एडिटिंग किसने करी थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने करी थी। एंड 20th सेंचुरी के अंदर, अर्ली 20th सेंचुरी में इसका ट्रांसलेशन भी होना शुरू हुआ इन इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ। किसने करा था? हेनरी बेवरेज। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए, बड़ा मैंने बोर्ड पे तभी लिखा है ये क्योंकि इसमें काफ़ी सारे 1 मार्क क्वेश्चन है। हेनरी बेवरेज ने ट्रांसलेट करी थी अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये बुक, और पूरे बुक ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे वो, पूरी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, ओनली एक्सर्प्ट्स क्या होते हैं? छोटी जो पैराग्राफ्स होते हैं वही इन्होंने ट्रांसलेट करे। जो टेक्स्ट है अभी भी बादशाहनामा और हमारा अकबरनामा का, जो इतने बड़े बड़े हमारे दफ्तर्स हैं, वो अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। तो विद दिस हमारा टॉपिक 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब जो टॉपिक 5 है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक 5 स्टार्ट करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू विल चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हिस्ट्री के बाकी सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी सब कुछ है। नोट्स आपको इस चैप्टर के मिलेंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सारे क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कर देना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक ज़रूर करना एंड मुझे कमेंट करके बताना दैट कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो चैप्टर तुम्हें पहले बनवाना है वो कमेंट कर सकते हो आप मेरे को। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू हैव यू कैन कमेंट मी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय। एंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेक इट कम्प्लीटली। थैंक